हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका जो टॉपिक है वो है एक रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चलिए तो लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, एक्सिस के ऊपर हमें करंट कैरिंग लूप है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। चलिए तो बना लेते हैं करंट कैरिंग लूप और इसकी वजह से मैं यहाँ पर एक डिस्टेंस लेता हूँ x, है ना। तो यहाँ से x दूरी पर मुझे P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। चलिए अगर इसके रेडियस ले लेते हैं हम छोटा सा a, है ना। कहीं पर a दिया हुआ है, कहीं पर r दिया है। चलिए अब इसके जो करंट जा रहा है वो करंट जा रहा है I, वैसे यहाँ पर करंट मतलब पूरा करंट आपका इधर से ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो आप रिंग को ऐसे समझिए कि आपके पास ऐसे एक रिंग है। देखिए यहाँ पर आपके पास ऐसे मान लो कि कोई रिंग बना लीजिए ये बना लिया मैंने रिंग। ठीक है, तो ये रिंग की वजह से आप यहाँ पर एक्सिस है, देखिए यहाँ पर, है ना। समझ में आ रहा है? ये ऐसे आपको 2D में ऐसे समझ में आएगा, लेकिन आप 3D में एज्यूम करिए तो आपके पास ये रिंग है ऐसे, है ना। तो ये रिंग की वजह से ऐसे एक्सिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसमें छोटा सा एजम्पशन लेता हूँ। ये मैंने ले लिया छोटा सा पार्ट डीएल, है ना। देखना ध्यान से। तो आप सबको पता है क्या करना है, हमें बायट सावर्ट लॉ अप्लाई करना है। तो बायट सावर्ट लॉ हम कैसे अप्लाई करेंगे कि छोटा सा डीएल एलिमेंट लेंगे और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे सर्कुलर लूप की वजह से मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ कि ये छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो। चलिए तो ये डीएल और डीएल से जो मेरी दूरी है उसको कहा जाएगा आर। आप सब जानते हैं डीएल से ये जो दूरी है उसको कहा जाता है आर, है ना। आप सबको ये क्लियर है? तो डीएल से जो दूरी है आर, अब इसका एंगल कितना हो जाएगा, तो डीएल और आर के बीच का, क्योंकि वहां पर क्या लिखा जाता था डीएल क्रॉस आर, मतलब डीएल आर साइन थीटा। अब बायट सावर्ट लॉ फिर से रिवाइज कर लीजिए। डीबी इज इक्वल टू लिखा गया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब था, तो डीएल आर साइन थीटा, आर से आर कैंसिल, तो मतलब आर क्यूब आर स्क्वायर बचा था यहाँ पर। और जो थीटा एंगल था वो किनके बीच का था, डीएल और आर के बीच का। मतलब जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है डीएल से, उसको कहा जाता है आर दूरी, है ना। तो आर दूरी ये रही, और डीएल और आर की दूरी पर आपका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट। तो अगर मान लो कि मैं इसको छोटा सा एलिमेंट ले लू डीएल, देखना ध्यान से, तो डीएल से हमेशा मेरा एंगल कितना रहेगा, देखो ध्यान से, आप कैसे भी बना लो एंगल कितना बनेगा 90। अगर मान लो मैंने यहाँ पर डीएल बनाया, चलिए तो डीएल से मैं ऐसे आर पोजीशन पर जाता हूँ तो मेरा एंगल कितना बनेगा, क्योंकि रिंग तो देखो आपके सर्कुलर पार्ट है ऐसे, है ना। तो आपको ऐसे यहाँ से नहीं, आप ऐसे भी अंदर रखेंगे ना आप, तो पूरा मतलब ऑलवेज एंगल कितना बनेगा, डीएल और आर के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो आपका थीटा जो है हमेशा, थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ पर? चलिए तो ये काम हो गया। अब मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है वो, तो आप सबको पता है कि डीएल क्रॉस आर निकालना है। तो चलिए डीएल क्रॉस आर ट्राई करते हैं। डीएल क्रॉस आर कैसे आएगा, तो मैंने लिया हुआ ये डीएल और मैं कैसे घुमाऊंगा आर की तरफ, तो आर इधर है, तो देखिए डीएल ना, रिंग ऐसे है, आप समझो ऐसे एज्यूम कीजिए। तो ऐसे डीएल और ऐसे घुमाया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे ऊपर आ रही है, तो ये पी पॉइंट के ऊपर कहाँ आएगी, ऐसे देखो ध्यान से, डीएल और आर, मतलब यहाँ पर लाऊंगा तो इधर, है ना। तो ये डीएल की वजह से मुझे जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो मिलेगी डीबी यहाँ पर, है ना। तो मतलब डीएल मतलब आर के साथ वो कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री, वो सबको पता है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में जो आपका आंसर आता है वो दोनों के साथ 90 डिग्री बनाता है। आप ए क्रॉस बी करो, तो अगर मान लो कि आपका आंसर सी आ रहा है, तो जो सी आंसर है वो ए और बी के साथ भी 90 डिग्री बनाता है ऑलवेज, है ना, याद रखो। तो देख लीजिए यहाँ पर आर के साथ तो वो कितना बना रहा है 90 डिग्री। क्लियर? चलिए इस एंगल को मैं फाई नाम दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम जब एज्यूम करेंगे, जो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहां पर तो थीटा लिखेंगे और थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री आ चुकी है। तो दूसरा एंगल कोई भी एज्यूम कर लेते हैं, फाई लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये मैं बना रहा हूँ एक डॉटेड लाइन, मतलब इस लाइन के साथ एंगल कितना आपका 90 डिग्री। तो ये फाई, तो ये क्या लिखा जाएगा 90 माइनस फाई। अब ये पूरा एंगल कितना है, देखो डीबी और आर के बीच का 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना लिखा जाएगा 5, है ना।
तो मतलब डीबी का दो एलिमेंट मतलब दो कंपोनेंट बन रहा है यहाँ पर। कौन कौन सा? साइन थीटा और कॉस थीटा। आप सबको पता है थीटा वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? कॉस थीटा। मतलब थीटा का बिल्डिंग यहाँ पर कौन है? फाई। तो ये वाला जो पार्ट होगा आपका उसको लिखा जाएगा डीबी कॉस फाई, और ये जो पार्ट है आपका उसको लिखा जाएगा डीबी साइन फाई। क्लियर है यहाँ तक? है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। डीबी कॉस फाई, डीबी साइन फाई, क्लियर हो गया। चलिए, वैसे ही जैसे यहाँ पर मैंने डीएल एलिमेंट लिया, क्या वैसे ही यहाँ पर भी मुझे एक डीएल एलिमेंट मिलना चाहिए? देखो ध्यान से, यहाँ पर मुझे एक दूसरा डीएल एलिमेंट मिलना चाहिए। तो इस डीएल एलिमेंट की वजह से ये मेरी दूरी आर ये हो गई, है ना, और रेडियस तो वही है मेरी, है ना, ये यहाँ पर ये मान लीजिए, यहाँ पर ये मान लीजिए, ठीक है। एलिमेंट तो कोई भी नहीं, पर आप कहीं पर भी मान लीजिए। तो यहाँ से ये भी रेडियस आपकी सभी जगह पर सेम होने वाली है। तो यहाँ से आर दूरी पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, जैसे यहाँ पर ऐसे डीबी मिली, वैसे यहाँ पर डीबी कैसे मिलेगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बना ली मैंने यहाँ पर डीबी। कौन से एलिमेंट की वजह से? इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे दूसरा एलिमेंट चूज किया हुआ है, तो ये डीएल की वजह से। अब यहाँ पर फिर से देखिए, ये फाई, ये भी एंगल वैसे ही फाई आ जाएगा आपका, है ना। तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से? डीबी कॉस फाई, और यहाँ पर आ जाएगा आपका डीबी साइन फाई। अब देखिए, डीबी कॉस फाई ऊपर है और डीबी कॉस फाई नीचे है, तो ऊपर नीचे के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट। सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, आप सबको ये याद है। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? आपका डीबी साइन फाई, मतलब 2 टाइम्स। देखो, डीबी साइन फाई और डीबी साइन फाई जुड़ गया, तो मतलब आपका जो बी नेट आएगा, मतलब डीबी नेट लिख दूं मैं, डीबी नेट इज इक्वल टू डीबी साइन फाई, आपका फाइनल आंसर, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो अब डीबी के वैल्यू रखते हैं, उसके बाद साइन फाई देखते हैं। अब आर है कितना यहाँ पर? तो ये देखिए, पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए, ये 90 डिग्री है। तो आर के बदले यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ, आर इज इक्वल टू लिखा जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आर के बदले क्या लिखा जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते सारी। तो लिखा जाएगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। करंट तो वही जा रहा है आई, डीएल एलिमेंट भी तो वैसे का वैसा, साइन थीटा, साइन 90, थीटा ऑलवेज आपका क्या था? 90, तो साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पर स्टूडेंट? अब पीछे क्या लिखना है आपको? साइन फाई वैल्यू पुट करनी है ना। यहाँ तो ये किसकी वैल्यू पुट की हमने? सिर्फ डीबी की। अब बचा क्या है आपके पास? साइन फाई। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, साइन फाई इज इक्वल टू, साइन फाई मतलब ये ट्राइंगल में देखिए, साइन थीटा मतलब साइन फाई कौन सा? ऑपोजिट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट क्या है आपका? ए डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ए डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये बेस सेम है, इसकी पावर में 1 मान सकता हूँ, कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 हाफ, तो 1 प्लस 1 हाफ 3/2। चलिए तो मॉडिफाई कर देते हैं, म्यू नॉट आई डीएल साइन 91 ए 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चलिए, ये क्या मिल रहा है मुझे? ये तो छोटा सा डीबी नेट मिल रहा है ना, छोटा सा पार्ट मिल रहा है। अभी तो मुझे फाइनल आंसर निकालना है। फाइनल आंसर निकालने के लिए आप सबको पता है क्या करना पड़ेगा? छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से जो डीबी मिल रहा है उसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए लिखते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी नेट वो आपको फाइनल बी नेट दे देगा। यहाँ पर देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई डीएल ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चलिए, अब यहाँ पर वेरिएबल कौन है? सबसे पहले तो वो ढूंढ लीजिए, है ना। तो उसके बाद ही लिमिट रखनी पड़ेगी ना। तो वेरिएबल आपका कौन है? देखिए, म्यू नॉट आई कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स दूरी भी कांस्टेंट है, तो सभी कांस्टेंट है। बदल क्या रहा है? डीएल एलिमेंट। ये डीएल पार्ट आपका वेरिएबल हो रहा है यहाँ पर। तो लिखा जाएगा, जो कांस्टेंट है वो सारी वैल्यूज बाहर, तो म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन डीएल। अब इंटीग्रेशन डीएल लिखे कैसे, है ना। देखो, मैंने तो यहाँ पर क्या किया हुआ है आप समझो,
ओनली लिखा dB sin 5, है ना, मतलब मैंने एक ही एलिमेंट कंसिडर किया। आपको पीसी बुक में देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा होगा 2 dB sin 5, तो 2 dB sin 5 लिखेंगे, मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों कंसिडर कर दिए। मतलब आप यहाँ से घूमेंगे तो आपको इतना ही, आधा ही रेडियस कवर करना है, मतलब आधा सर्कुलर पाथ ही कवर करना है, क्योंकि ऑटोमेटिक सामने वाला पार्ट आपका कंसिडर हो जा रहा है ना यहाँ पर। लेकिन हमने क्या किया है, आंसर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ dB sin 5, तो मतलब मुझे तो पूरी रिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो पूरी रिंग कंप्लीट करनी है मतलब dl, तो मतलब पूरा पेरीमीटर आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ द रिंग क्या होगा आपका 2 पाई a, है ना, पूरा घूमेंगे तो आप कितना हो जाएगा पेरीमीटर 2 पाई a। तो इंटीग्रेशन dl का आंसर क्या लिख दूं मैं 2 पाई a, तो लिखा जाएगा म्यू नॉट आई a 2 पाई a डिवाइड बाई 4 पाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चलिए क्या क्या कैंसिल हो गया, ये पाई कैंसिल, ये पाई कैंसिल, ये 2 से ये 4 कैंसिल, तो मतलब 2, है ना, तो बाकी कुछ बचा नहीं। चलिए वैल्यू रख देते हैं सारी, तो म्यू नॉट आई a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये मेरा फाइनल आंसर है। तो रिंग की वजह से x दूरी पर आप जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल रही है उसका आंसर म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मुझे यहाँ पर एक हम कर लेते हैं, एक छोटा सा और ट्राई करते हैं कि मैंने ये रिंग की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे ना, मुझे क्रॉस चेक करना है मेरा आंसर सही है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपकी जो एक्सिस है, मतलब यहाँ पर x दूरी, यहाँ से वापस आते जाओ आते जाओ आते जाओ, अगर सेंटर पर आ जाओ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पर 0, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला में x की वैल्यू 0 रखकर चेक करता हूँ कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड और सर्कुलर लूप वाला जो आंसर था वो सही है कि नहीं है। तो सर्कुलर लूप वाला आप आंसर देख लीजिए कौन सा था, म्यू नॉट आई बाई 2a आंसर आ रहा था, है ना, तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस फॉर्मूला से वही आना चाहिए। चलिए तो मैं क्या करता हूँ कि सेंटर के लिए, है ना, ये सारी चीजें हटा देते हैं यहाँ से, ये लिख लिया होगा आप सुन, एट सेंटर x इज इक्वल टू 0, है ना, x दूरी को मैं क्या कर देता हूँ 0, तो मतलब सेंटर पर मुझे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला में लिखा जाएगा म्यू नॉट आई a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 a स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि x की वैल्यू तो मैंने क्या रख दी 0, तो मतलब a स्क्वायर की पावर 3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल, तो a क्यूब बचा, ऊपर क्या है आपका a स्क्वायर, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, नीचे सिर्फ a बचेगा। तो आपका आंसर आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2a। मतलब हमने जो किया वो सही है ना, क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर दिया हमने। आपका जो रिंग की वजह से सेंटर पर आंसर यही आ रहा था म्यू नॉट आई बाई 2a, है ना। तो ये एक्सिस की वजह से आपको फॉर्मूला पता चल गया, म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है स्टूडेंट, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी है बोर्ड की, ठीक है। तो आपको ये तैयार करनी है थियरी, उसके साथ साथ जैसे लिखना है वैसे ही आपको 3-4 वर्ड ऐसे बीच में लिख देने सेंटेंस, है ना, तो ये थियरी पूरी आपकी बन जाएगी। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलिए आपका एक सीबीएसई का एक न्यूमेरिकल है, पूछा गया वही कर लेते हैं। आपके पास एक रिंग दी गई है यहाँ पर, जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और दूसरी जो रिंग है उसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और जो दोनों रिंग है वो है कोएक्सियल, है ना, मतलब दोनों का सेंटर एक ही एक्सिस पर लाई करता है, ठीक है। और L1 L2, ये लोग को L1 नाम देते हैं, इसको L2, दोनों की रेडियस समझ में आ गई। और आगे पूछा गया है कि बीच में एक ऐसा सेंटर है O, जहां पर आपको इसकी वजह से और इसकी दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है उसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होनी चाहिए। अब इन दोनों की दूरी कितनी है, तो यहाँ से इस सेंटर से 4 सेंटीमीटर और ये वाले सेंटर से उसकी दूरी है 3 सेंटीमीटर। चलिए आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, आगे किया है ना, उसी से ये काम होने वाला है। चलिए और इसके करंट की जो वैल्यू है यहाँ पर दी है, ऐसे करंट जा रहा है
एंटी क्लॉकवाइज, तो I1 इज इक्वल टू लिखता हूँ मैं 1 एम्पियर। तो आपको वैल्यू निकालनी है I2 की, है ना, और डायरेक्शन भी निकालनी है। I2 की वैल्यू के साथ साथ आपको उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। चलिए देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, समझिए ध्यान से कि आपके पास ये दो लूप है, कोएक्सियल लूप, मतलब दोनों का जो सेंटर है वो एक ही एक्सिस पर लाई कर रहा है। देखो आप समझो, यहाँ पर आपके पास एक वायर है, उसमें आपने ऐसे दो लूप लगा दिए, एक लूप यहाँ और एक लूप यहाँ, बीच में ऐसे कोई यहाँ पर पॉइंट है O, जो इस सेंटर से दूरी है 4 सेंटीमीटर और उसके सेंटर से दूरी है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड का आंसर क्या होना चाहिए? 0। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक्सिस वाला फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पर, है ना। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, है ना, तो आप ऐसे घुमाइए, ऐसे घूम लें एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब ऐसे घुमाइए तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी? बाहर। तो L1 की वजह से जो आपका जो आंसर आएगा वो इधर आएगा, B1। अब आपको पता है B नेट 0 होने के लिए ये B1 इधर है, तो क्या सेम मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, तभी तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट होंगे। तो इसकी वजह से सेकंड वाली लूप की वजह से मेरा जो आंसर आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा? लेफ्ट साइड डायरेक्शन में आएगा। चलिए, तो लेफ्ट साइड आने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मेरा जो करंट है वो कैसे घूमना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तभी तो आप ऐसे घूमेंगे, देखो ध्यान से, ऐसे घूमेंगे तभी तो ऐसे आएगा। तो मतलब ये डायरेक्शन में लाने के लिए मुझे करंट कौन सा डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो यहाँ से ऐसे घूम रहा था तो इधर आया, वैसे ही यहाँ से ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो इधर आएगा। तो करंट की डायरेक्शन भी पूछी थी उसने, तो कौन से घूमे जाएगी? तो एंटी क्लॉकवाइज करंट घूमेगा, तभी आपका आंसर वैसे वहां पर आएगा। चलिए अब वैल्यू निकालते हैं। तो ओ सेंटर, मतलब ये जो भी आपका पॉइंट है ओ के ऊपर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है? 0। तो मतलब लिखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू L1 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू L2। L1 और L2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों क्या होनी चाहिए? सेम। अब आपको फॉर्मूला पता है, क्या लिखना है? तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। म्यू नॉट आई, क्या था आपका? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर, तो मतलब लिखा जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये सामने सामने तो क्या होने वाला है? कैंसिल आउट। जैसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी आपका आंसर वो सामने सामने वो कैंसिल आउट करने वाला है। तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब एक्सिस की दूरी यहाँ पर कितनी है? 4 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। ठीक है, चलिए ऐसे ही यहाँ पर आई की वैल्यू में रख देता हूँ। यहाँ पर आई की वैल्यू यहाँ पर दी है 1, I1 मतलब पहले लूप की बात कर रहा हूँ। सेकंड लूप के लिए म्यू नॉट I2 मुझे निकालना है। चलिए इसकी दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। चलिए ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस एक्सिस की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। अब देखिए सारी चीजें कैंसिल आउट होने लगी है। ये देखो म्यू नॉट, ये नीचे का पूरा टर्म उड़ गया, देख लीजिए ध्यान से, है ना। तो आसान हो गया। आप ऐसे ही क्वेश्चन देख के ऐसे डर जाते कि 3/2 पावर कैसे निकाले ना, लेकिन कैंसिल आउट हो गए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्या आ गया आपका? 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू I2 इंटू 4 का स्क्वायर लिखता जाएगा 16। तो I2 इज इक्वल टू 9/16 एम्पियर। आंसर आ गया, है ना, खत्म हो गया न्यूमेरिकल। तो I2 इज इक्वल टू 9/16 एम्पियर। क्लियर है? डायरेक्शन कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो ऐसे आएगा, तभी तो दोनों जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए।